एपिसोड 5 खुलासा। भूत 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 बचाओ बचाओ, रुको रेशम, भूत भूत। अपने पीछे खून से सने अजीब तरह से अकड़कर चलते नग्न भूत को देख जहां नौकर मुनमुन रोते हुए अपनी गोल मटोल तोंद संभाले गिरता पड़ता भाग रहा था, तो वहीं लाशों के ढेर से निकलता आर्यन ये देख हैरान था कि आखिर मुनमुन उसे देखकर उसकी मदद करने की जगह भाग क्यों रहा है। खुद को संभालता आर्यन अब और तेजी से मुनमुन की ओर दौड़ा। रुको मुनमुन रुको, हाँ, हाँ, रुको मुनमुन। आर्यन दर्द में कराहते हुए चिल्लाया। वही नग्नलाल भूत की खिरखिराती आवाज में अपना नाम सुनकर जैसे अब मुनमुन की हालत और भी खराब हो गई। पहले ही वो अपना भारी भरकम शरीर संभालते हुए दौड़ने में मरा जा रहा था, और अब ऊपर से इस भूत को मुनमुन का नाम भी पता था। मौत को इस तरह दिन दहाड़े भूत बनकर पीछे पड़ा देख मुनमुन मन ही मन खुद को कोस रहा था। काश काश मैं मालिक की तरह रोज कसरत करता, तो आज मैं भी रेशम की तरह भागकर इस भूत से काफी दूर निकल गया होता। दौड़ता हांफता मुनमुन जैसे अब पूरी तरह थक गया था। उसके शरीर में खुद को ढोने की अब और अधिक शक्ति नहीं थी। दूसरी तरफ रेशम जाने कब का तेजी से दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकलकर मुनमुन के आने के इंतजार में था। किस्मत का मारा रेशम किसी को मुनमुन की मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो और मुनमुन उस वीरान कब्रिस्तान में गए थे, तो वो मुनमुन और रेशम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ दे। रेशम करे तो क्या करे, पीछे भूत और आगे उन हैवानों के रूप मौत। रेशम को कुछ ना सूझा, सो वो डरते हुए एक पेड़ पर चढ़कर पत्तों के पीछे छुपकर बैठ गया। वहीं वो नंगा भूत यानी आर्यन अब भी मुनमुन के पीछे दौड़ रहा था। ठंड के कारण, शरीर के अकड़ जाने के कारण और शरीर पर ढेर सारे घावों के कारण आर्यन के दौड़ने की गति सामान्य से कई गुना कम हो गई थी, पर उसके बावजूद वो मुनमुन से अब कुछ ही दूर था। हालांकि ये आर्यन की फुर्ती के कारण नहीं, बल्कि मुनमुन की धीमी गति के कारण, उसके वजन के कारण था। लाल नंगे भूत को अपने ठीक पीछे देख मुनमुन की अब फिर से रुलाई निकल गई। वो बगैर पलटे एक ही सांस गिड़गड़ाते हुए चीखा, देखो, मुझे माफ कर दो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे, मेरे तो मालिक भी अब तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारी साथ वाली कब्र में ही है वो भी। उस हिसाब से तुम भी मेरे मालिक हुए। अपने इस नौकर को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। हांफता दौड़ता मुनमुन डर के मारे जैसे सारा हकलाना भूल चुका हो, मगर वही नंगा भूत अब उसके बिल्कुल नजदीक आ चुका था। उस भूत की गर्म सांसें मुनमुन अपने कंधों पर महसूस कर पा रहा था, और कुछ ही देर में उस भूत ने मुनमुन को कंधे से पकड़ा। वो मुनमुन को जकड़ता उससे पहले ही शायद डर के मारे मुनमुन में जाने कहां से हिम्मत आ गई। उसने पलटते हुए इस लाल भूत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे पस्त होता आर्यन वहीं का वहीं औंधे मुंह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे, ये क्या किया मुनमुन? आर्यन अपनी टूटी नाक पकड़ मुनमुन पर चिल्लाया। मुनमुन फिर से भागने के लिए अभी पलटा ही था कि जैसे ये आवाज सुनकर उसके पैर अचानक रुक गए, क्योंकि यह आवाज उसके मालिक आर्यन की थी। मुनमुन भावुक हो पलटा। मालिक, मालिक, इतनी जल्दी भगवान ने आपको भूत भी बना दिया। अरे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है। पहले मेरे मालिक को मौत दे दी, और अब मेरे ही मालिक के भूत से तू मुझे मरवा देना चाहता है। पर कोई बात नहीं, अगर तू यही चाहता है तो ये मुनमुन तैयार है। अपने मालिक के बिना जीने से अच्छा है मैं उनके भूतों के हाथों मारा जाऊं। कहते हुए मुनमुन आसमान की तरफ चेहरा कर रोता हुआ उस नंगे भूत मतलब आर्यन के सामने बाहें फैलाए आंखें बंद कर खड़ा हो गया। आओ मालिक, मुनमुन को भी अपने साथ स्वर्ग ले चलो। पर आश्चर्य, उस नंगे भूत ने मुनमुन को कोई भी नुकसान पहुंचाने की जगह गले से लगा लिया। भूत के शरीर को अपने शरीर पर महसूस कर मुनमुन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे अब वो नहीं बचेगा, पर यह क्या, वो जिंदा था। ये भूत भी और कोई नहीं, खुद उसके मालिक आर्यन थे। जीते जागते आर्यन को देख, अपने मालिक जिंदा देख मुनमुन की आंखों से खुशी की धारा बह पड़ी। मालिक, आप जिंदा है, आप मरे नहीं। मुनमुन भावुक हो बोला, जिस पर आर्यन ने
मुनमुन को बाहों में और जोर से कसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मुनमुन, इतनी जल्दी नहीं। आज आर्यन ने पहली बार भावुक हो मुनमुन को इस तरह गले लगाया था कि देख मुनमुन अब और भावनाओं में बह गया। आज आपने पहली बार अपने से सेवक को प्यार से गले लगाया है। यह सेवक हमेशा आपका आपका आभारी रहेगा। प्यार से नहीं, आर्यन ने मुनमुन से और सटते हुए कहा, प्यार से नहीं, इस ठंड के कारण चिपका हुआ हूं मैं तुमसे बेवकूफ। अब जल्दी से मुझे यहां से ले चलो और बताओ मुझे आखिर ये सब क्या चल रहा है। मुझे किसने इस तरह कब्र में जिंदा दफन कर दिया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आर्यन के इस रूखे जवाब से जितना मुनमुन हताश था, तो उसके मालिक के जिंदा होने की खुशी भी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मेरा शरीर काफी घायल है मुनमुन, इलाज के लिए मुझे वापस छावनी ले चलो। अपने घायल मालिक को सहारा देते हुए मुनमुन वहां से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे आर्यन को बैठाता हुआ बोला, मालिक, ये सब आपकी खून से सनी यह हालत, ये मरे हुए भेड़िए, हर तरफ फैला ये सब खून। मुनमुन का इशारा कब्रिस्तान में हर तरफ फैले भेड़ियों के खून की तरफ था, पर आर्यन इस बात का बगैर कोई जवाब दिए बैठा अब भी ठंड से कंपकपा रहा था। अपने मालिक को यूं सिहरता देख अपने कुछ गर्म कपड़ों से आर्यन के नग्न शरीर को ढकते हुए मुनमुन तुरंत कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर उसे पत्थर से जलाते हुए आग लगाकर बड़े चिंता भरे भाव में बोला, मालिक, मुनमुन एक बात कहना चाहता है। आप अब फिर से आर्यनगर कभी मत जाना। मुनमुन को आपकी फिक्र है। मगर मुनमुन की इस बात पर बिफरते हुए सामने जलती आग से अपने शरीर को गर्माता आर्यन छल्लाते हुए बोला, ये सब किसने किया मुनमुन? क्या हुआ प्रयोगशाला में उस धमाके के बाद? बताओ मुझे, वो काले साए कौन थे जो मुझे उस तरह, वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे परेशान कर रहा है मुनमुन? किसने मुझे जिंदा कब्र में गाड़ा? बताओ मुझे मुनमुन, क्या चल रहा है सब कुछ? आर्यन के सवाल का जवाब देने के लिए मुनमुन कुछ हिचकिचा रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर खुलासा करते हुए कहा, वो लोग मालिक, वो हैवान है। आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आग से गरमाए आर्यन के शरीर में जैसे अब कुछ चेतना आ गई थी। कौन लोग मुनमुन? खुलकर बताओ मुझे। मुनमुन ने भारी दिल से आर्यन को सारी सच्चाई बताते हुए कहा, पिछले 2 दिन से आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब आपके साथी सिपाहियों और योद्धाओं का किया धरा है मालिक। आर्यन को मुनमुन की बात पर मानो यकीन नहीं हुआ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मुनमुन? सभी सिपाही मेरे भाई की तरह हैं, मेरे परिवार की तरह हैं, और तुम कह रहे हो कि... मुनमुन ने आर्यन को बीच में टोकते हुए कहा, पर सच यही है। यह कहते वक्त मुनमुन के चेहरे पर दुख के साथ साथ अब गुस्सा भी छलक उठा था। सच यही है कि आपके ही साथी आपसे जलते हैं। मुनमुन ने आगे कहा, उन्हें आर्यनगर में आपके बढ़ते कद से, सेनापति से आपके करीबी से, आपका सेनापति के खास होने से उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक सांप को अपने सामने पले बड़े नेवले को देखकर होती है। मुनमुन की यह बात मानो आर्यन को अंदर तक झकझोर रही हो। वही मुनमुन ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, आपका यूं अचानक कामुक हो जाना, गलती से सेनापति की बेटी लायला के सैन्य मोर्चे में घुस जाना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था मालिक। आर्यन को अब जैसे ये सारा खेल कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो सैन्य मोर्चा जिसमें उसने लायला को नहाते देखा था, वो ठीक उसके सैन्य मोर्चे सा था। वहां उस विदेशी बाथटब को छोड़ सब कुछ उसका था। पर फिर लायला वहां कैसे पहुंची? वो बाथटब वहां कौन लाया? वो अचानक क्यों इतना कामुक हो वो सारी उल्टी सीधी हरकतें कर बैठा? आर्यन के दिमाग में सवालों का जैसे अंबार लग गया था, जिसका जवाब देते हुए मुनमुन बोला, वो विदेशी बाटप आपके सैन्य मोर्चे में किसी और ने नहीं, आपके दोस्त और खूनी योद्धा सैनिक दुष्यंत ने लगाया था। क्या? दुष्यंत? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन का जैसे अब सर फटने लगा था। फिर भी एक बार को मान लिया जाए कि मुझसे जलकर दुष्यंत ने ऐसा किया भी, तो फिर सेनापति की बेटी लायला मेरे सैन्य मोर्चे में यूं नग्न होकर क्यों उस तरह? लायला भी इसमें मिली हुई है मालिक। मुनमुन ने सिहरते हुए कहा, हाँ मालिक, पूरे सैन्य मोर्चे में आपसे ज्यादा नफरत सेनापति की बेटी लायला करती है। पर क्यों? आर्यन ने जोर देकर पूछा।
क्योंकि लड़की होकर भी एक सिपाही होने पर, खास रसायन की जानकार होने पर भी सेनापति अपनी बेटी लायला को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो आपको देते हैं। विस्फोटक बारूद की खोज करने में सेनापति की पत्नी कायला की मदद लायला ने की थी, मगर उस आविष्कार को आगे ले जाने के लिए सेनापति ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको प्रयोगशाला भेजा था, ना कि लायला को। ये देखकर लायला को हमेशा आपसे नफरत होती थी। लायला के पति सेनापति विक्रम सिंह का आप पर अपने बेटे जैसा विश्वास जताना, नए नए लड़ाकू तरीके सिखाना, बाकी सबको इसलिए भी खलता था कि कहीं सेनापति विक्रम सिंह के बाद आर्यनगर के नए सेनापति के रूप में वो आपको ना देख लें। आर्यनगर सैन्य टुकड़ी के सेनापति अध्यक्ष के लिए बहुत से अहम दावेदार हैं आर्यनगर में, जिनका रिश्ता सीधे राजा परिवार से है, पर उनमें से किसी में भी अकेले इतनी ताकत नहीं कि वो आपको अपने वश में कर सके। इसलिए दुष्यंत के साथ सबने मिलकर आपको बड़ी बेरहमी से मार मार कर इस वीरान कब्रिस्तान में अधमरी हालत में गाड़ दिया और सेनापति जी को यह कहकर भड़का दिया कि आपने उनकी बेटी लायला के सैन्य मोर्चे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पर मैंने लायला को छुआ तक नहीं मुनमुन, मेरा यकीन करो। और मुझे लगता है शायद लायला मेरे सैन्य मोर्चे में घुसी थी, मैं उसके सैन्य मोर्चे में नहीं। आर्यन अब परेशान था। ये मैं भी जानता हूं, मगर ये सब सेनापति जी नहीं जानते। पहले उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सजा सुनाने से पहले वो आपसे बात करना चाहेंगे, पर उससे पहले ही सिपाही दुष्यंत और उसके सभी साथियों ने मिलकर आपको मारकर जमीन में गाड़ चुके थे। सो सेनापति जी से उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि आर्यन यानी आप कसूरवार हो, आपने सच में उनकी बेटी के साथ गलत किया, जो कि एक भयानक जुर्म था, इसलिए आप आर्यनगर छोड़कर कहीं दूर भाग गए हो। दूर भाग गया हूं? लायला के साथ जबरदस्ती? मुनमुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आर्यन ने झल्लाकर कहा, जिस पर एक हारी हुई सी हंसी चेहरे पर सजाते हुए मुनमुन बोला। पर लायला ने सिपाही दुष्यंत के कहे अनुसार अपने पिता सेनापति विक्रम सिंह जी से ठीक उसका उलट कहा है। उन्होंने सेनापति जी से खुद कहा कि आपने उनके साथ और बाकी जो कसर थी उसे पूरा करते हुए सेनापति जी की पत्नी ने प्रयोगशाला में कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सेनापति जी से बताया है। पर मुनमुन, उस वक्त मुझे क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर जैसे मेरा खुद पर कोई बस नहीं था और मैंने सेनापति जी की पत्नी के मैं क्यों? आर्यन के सवाल का भी जवाब देते हुए मुनमुन ने कहा, क्योंकि उस दिन सिपाही दुष्यंत और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले सभी योद्धाओं ने आपके सुबह के खाने में हलवाई से कहकर एक खास जड़ी बूटी डलवा दी थी, जिसके चलते आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग आपके काबू में नहीं था, जिसके चलते आपका ध्यान भटक गया था, जिसके चलते आपने वो सब ना चाहते हुए भी पर अब मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आप वापस आर्यनगर मत जाइएगा, क्योंकि वहां आपका जाना मतलब आपकी मौत है। सभी के पास अब एक बहाना है आपको मारने का। सेनापति जी सैन्य नियम का उल्लंघन कर एक महिला सिपाही के साथ आपके जबरदस्ती करने पर अपना फैसला सुना चुके हैं कि आप जहां भी दिखाई दें आपको खत्म कर दिया जाए। क्या क्या करेगा आर्यन? क्या होगा जब वो सेनापति विक्रम सिंह से मिलेगा? क्या लौटकर आर्यनगर जाएगा आर्यन? क्या मिलेगी सिपाही दुष्यंत और लायला को उनके किए की सजा? क्या होगा अब हमारे आर्यन का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।